गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल में आपका स्वागत है। मैं साइंस की तरफ से और पूरे स्टाफ मेंबरों की तरफ से आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने साइंस स्ट्रीम लिया है। आज से लेकर अब तक 2 साल के लिए आप हमारे स्कूल में जो है ऐसे विद्यार्थी रहेंगे और आने वाले कई सालों तक जो है आप हमारे विद्यार्थी बने रहेंगे। ज़िंदगी में कभी भी कोई भी चीज़ सीखनी हो, कहीं पे पढ़ाई करनी हो या कॉलेज में एडमिशन लेना हो या कोई कैरियर पथ चूज़ करना हो, तो हम जो है आपके लिए हमेशा सेवा में हाजिर रहेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है, इसीलिए हम लोग कुछ जो इनिशियल बातें होती हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो देखो, साइंस में हम लोग इसलिए एडमिशन लेते हैं कि हमारा गोल जो है वो थोड़ा सा हायर लेवल का होता है। ठीक है, सब विद्यार्थियों ने अपने मन में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोगों को 12th के बाद क्या करना है, क्योंकि अगर टारगेट नहीं होगा तो बिना टारगेट के मिसाइल भी फेल होती है। उसी तरह से हमारा ये 2 साल भी जो है अगर बिना टारगेट के हम लोगों ने पढ़ाई की तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो टारगेट जो है वो अभी से बना लो, बात की बात जो है बाद में सोचेंगे कि भाई क्या होगा या क्या नहीं होगा। लेकिन हम लोगों को अभी पहले से टारगेट बना लेना होगा कि हम लोगों को आगे जीवन में क्या बनना है और क्या करना है। तो ये आपका जैसा टारगेट होगा, जैसा गोल होगा, उसी हिसाब से ही आप लोग मेहनत करोगे। कम टारगेट या कम गोल रखोगे तो मेहनत कम करोगे, ज़्यादा टारगेट और बड़ा टारगेट रखोगे तो मेहनत भी ज़्यादा करोगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को यही ध्यान में रखना है कि हमारा टारगेट जो है वो ऊंचे में ऊंचा हो और हमारी मेहनत भी ऊंचे में ऊंची ही हो। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं वही साइंस में, कि साइंस में जो है वो विषय होते हैं। कौन से विषय होते हैं? तो साइंस में विषय होता है, एक तो मेन जो है इंग्लिश, फिर होते हैं कंप्यूटर अथवा संस्कृत। ठीक है, उसके बाद आपके जो है मेन सब्जेक्ट हो जाते हैं मैथ्स अथवा बायो। देखो, इनमें जो है ऑप्शन है, इंग्लिश में ऑप्शन नहीं है। इंग्लिश में आप लोगों को सबको पढ़ना है। कंप्यूटर या संस्कृत का ऑप्शन है या मैथ और बायो का ऑप्शन है। ठीक है, वो आप लोगों को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है उसको सिलेक्ट करना है। लेकिन 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप लोगों को कंपलसरी सभी को पढ़ने होते हैं, और वो है एक फ़िज़िक्स और है हमारा लास्ट केमिस्ट्री। मैं जो है आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। केमिस्ट्री विषय की हम लोग बात करेंगे। केमिस्ट्री जो विषय है उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रसायन, और पहले हम लोग कहते थे रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री में केमिकल के रिलेटेड हम लोगों को पढ़ाई करनी होती है। केमिस्ट्री में जो है अगर आप लोग कैरियर चूज़ करते हो तो बहुत विशाल आप लोगों के लिए स्कोप्स हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो सब जगह होता है। अगर आप मार्केट में अगर आप लोगों को पूछे या कोई आप लोगों का 12th में कोई फ्रेंड हो वगैरह, आपके भाई बहन पढ़ चुके हों, तो आप लोग उनको पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री जो है उसमें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट में अगर आप लोगों को जो है थोड़ा सा वीक हो तो वो सब्जेक्ट भी आप लोगों को जो है वो मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन केमिस्ट्री जो है वो ज़्यादा हार्ड है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि केमिस्ट्री से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन एक ऑप्शन है, अगर आप लोगों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट इजी बनाना है तो पहले दिन से ही हम लोगों को जो है उसको गहन रूप से हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए, तो वो विषय हमारे लिए जो है वो इजी हो जाता है। केमिस्ट्री में भी अगर आप लोग पहले दिन से ही बराबर जो है अगर प्रैक्टिस करते हैं, बराबर उसको पढ़ते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका एक उदाहरण हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि आप लोगों ने कितनी भी विशाल बिल्डिंग बना ली हो, कैसा भी मजबूत स्ट्रक्चर बना लिया हो, लेकिन अगर उसका बेस, उसका पाया, ठीक है ना, अगर वो मजबूत नहीं है तो वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इसलिए अगर आप लोगों को अगर कोई भी सब्जेक्ट हार्ड लगता है तो समझ लो कि उसका बेस आपको क्लियर नहीं है, उसका पाया मजबूत नहीं है।
उसको आप लोगों को पहले से ही पढ़ना चाहिए। तो केमिस्ट्री में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि भाई 11th साइंस में या 11th कोई भी स्ट्रीम हो, 11th को जो है वो लिबरल लेते हैं कि भाई अभी तो हम लोगों ने 10वीं कक्षा पास की है, बोर्ड में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो एक साल हम लोग आराम कर लेते हैं, 12वीं में फिर ज़्यादा मेहनत करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने 11वीं में मेहनत नहीं की है तो ऑब्वियसली जो है वो 12वीं में ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप लोगों का बेस ही क्लियर नहीं होगा तो 12वीं में आप लोगों को रटने के अलावा कोई आपके पास रास्ता नहीं होगा, और रटा हुआ ज्ञान जो है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता। इसलिए कोई भी विषय में अगर आप लोगों को महारत हासिल करनी है तो उसका बेस जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोगों को 2 2 4 ही नहीं पता है तो मैथ में आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसी तरह से ही केमिस्ट्री में भी हम लोगों को जो है हमारा बेस जो है वो क्लियर रखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो 10वीं कक्षा में जो है आप लोग पढ़कर आए हो जो केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। उसमें हाइड्रोकार्बन होगा, आप लोगों को पता होगा, उसमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे जो है वो गैसेस के नाम थे, हाइड्रोकार्बन्स के नाम थे, उनको जो है हम लोगों को पढ़ना है। तो 11th में हम लोगों को इतना ध्यान रखना है कि कोई भी विषय हो उसका जो भी स्कूल में पढ़ाया जाए उसको रोज़ तैयार करके ही जो है आप लोगों को सोना है। अगर आप लोगों ने तैयार नहीं किया है तो आप लोगों को नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह से करोगे ना तो हम लोगों ने ऐसा उदाहरण भी सुना है ना, तो भाई गुजराती में आता है कि टीपे टीपे सरोवर भराए, अर्थात हिंदी में अगर इसको हम लोग बोले कि भाई बूंद बूंद हम लोग जो है वो सागर बना सकते हैं। तो अगर छोटा छोटा रोज़ पढ़ते जाएंगे ना तो वो सब्जेक्ट जो है वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, और उसका मार्क लाने के लिए भी जो है हम लोगों को कम मेहनत करनी पड़ेगी। एक और बात है कि भाई अगर किसी के बारे में कोई पहले से जानकारी दे दे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, तो उससे हम लोगों को डरना नहीं है। हम लोगों को जो है वो उसको समझदारी से काम लेना है कि हमको करना क्या चाहिए। कि भाई हमारे जो घर में वडील लोग हैं, जैसे हमारे दादा दादी हैं, बेटा ये करो ये मत करो, ठीक है ना। हमको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने जो है पूरा जीवन देखा हुआ है। हमारे माता पिता भी हमको ऐसा बोलते हैं, बेटा ऐसा करना ये नहीं करना, तो उनकी बात जो है वो 100% सही होती है, क्योंकि उन्होंने जीवन देखा हुआ होता है। वैसे ही एक अगर एक्सपीरियंस टीचर है, अगर आप लोगों को ऐसा बोलता है कि ये करना है और वो नहीं करना है, तो सीधी बात है जो है वो उनके पास एक्सपीरियंस है और उनकी बातों को समझना है। सेठ आर टी अग्रवाल में आज जो है हमारे लिए ये 7वीं बैच है ना, 6 बैच निकल चुकी हैं, और मैं एक्सपीरियंस से इतना बता सकता हूँ कि मैं जो आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा, अगर वो उस हिसाब से अगर आप लोग काम करोगे तो फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप होशियार हो, ज़्यादा होशियार हो, आप लोगों को कोई और मेथड समझ में आती है, तो उसके लिए आप लोग जो है वो आप लोग फ्री हो, आपके पास फ्रीडम है, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो लोग लेवल में हैं या वो लो लेवल में हैं, तो अगर उनके लिए जो है एक ही बात समझनी है कि भी हम लोगों को कोई भी एक टीचर को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग हमारे स्कूल में जो भी टीचर अगर हम लोगों को पढ़ाते हैं, अगर उसको ध्यान से सुने, समझे, उस पर गौर करें और घर पे जाकर जो है उसको पढ़ें, ठीक है ना, उसको समझने की कोशिश करें, तो फिर जो है आगे आने वाले वक्त में जो है आप लोगों को जो है सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। सक्सेस जो है, सफलता जो है वो आपकी कदम चुमेगी। तो हम लोगों को इसी तरह से ही जो है वो काम करना होगा। हम लोग हमारे जीवन में जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग उस कार्य को स्वीकारेंगे नहीं तो उस काम में हम लोगों का हमारा मन नहीं लगेगा और वो काम जो है हमारा सक्सेस नहीं होगा। वैसे ही विद्यार्थी जीवन के अंदर उसका जो एक महत्वपूर्ण जो काम होता है वो होती है पढ़ाई, ठीक है। उस पढ़ाई को हम लोगों को बोझा स्वरूप नहीं लेना है, उस पढ़ाई को हम लोगों को हमारे मन में जो है उतार कर उस पढ़ाई को स्वीकार करके उसमें ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा रैंक लाकर हम लोगों को हमारे जीवन में सक्सेस होना है। तो जो भी कार्य दिया जाता है उसी कार्य को जो है वो सरलता से स्वीकार करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसी की सलाह लो या तो किसी को रिक्वेस्ट करो, ठीक है ना। और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोगों को उस कार्य को स्वीकार करके जो है उसमें जो है तल्लीन हो जाएंगे तो हमारा जीवन जो है वो सफलता जो है प्राप्त करेगी। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि केमिस्ट्री में
कि केमिस्ट्री में जो है हमारे पास टोटल 2 किताब हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है ना। तो वो किताबों में टोटल जो है वो 14 चैप्टर हैं। अब रेगुलर अगर हमारी पढ़ाई चल रही होती तब तक तो जो है हमारा जो है पहला चैप्टर हो गया होता, ठीक है ना, क्योंकि जून को जो है वो 6 या 7 तारीख को मैक्सिमम जो है वो स्कूलें चालू हो जाती है। आज 1 महीना हो गया होता तो हमारा कम से कम 1.5 से 2 चैप्टर तो पूरे हो गए होते। लेकिन ये जो कोरोना जो है ये जो पूरे विश्व में फैला हुआ है और जिसकी जो है इफ़ेक्ट ख़तरनाक है और वो इफ़ेक्ट हमारी पढ़ाई पर भी हो रही है। लेकिन हम लोगों को हमारे घर में बैठकर जो है हम लोगों को पढ़ाई का मौका मिला है, तो हम लोगों को हमारे घर में बैठकर जो है हमको पढ़ाई करनी होगी और हमारे पास उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि ये साल आप लोगों का फ्री में हो जाएगा और अगले साल आप लोगों को 11वीं में आना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। हमको लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रूल कभी भी आ सकता है, इसलिए हम लोगों को हमारा काम जो अभी चल रहा है वो पढ़ाई का काम हम लोगों को रेगुलर ही करते रहना पड़ेगा। चलो अब हम लोग जो है वो टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं। टेक्स्ट बुक में जो है हमारे पास जो है वो 14 चैप्टर हैं और ये है उसकी अनुगमनिका। तो पहले हमारे पास इसमें जो है वो 4 चैप्टर हैं। वैसे ही आप लोगों के पास भी किताब होगी, आप लोग जो है वो स्कूल में पढ़ गए होंगे, तो मैं आप लोगों को जो है वो बताऊँगा। तो आप लोग अपनी अब जो है किताब लेकर जो है वो बैठें और अनुक्रमणिका देखें। वैसे भी जब भी किसी का भी कोई भी ऑनलाइन लेक्चर हो तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक और नोटबुक और पेन लेकर जो है वो बैठना है। उसके अलावा बहुत सारी जो है चीज़ें हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो मैं आप लोगों को धीमे धीमे बताते जाऊँगा, या तो आप लोगों को दूसरे टीचर से भी जो है वो पता लगता जाएगा। चलो पहला चैप्टर जो है वो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ हैं। देखो ये जो चैप्टर है वो गवर्नमेंट और NCERT इन्होंने जो है इसको पहले चैप्टर पे रखा गया है। तो पहला चैप्टर इसको क्यों पहले चैप्टर में रखा गया है, क्योंकि अगर हम लोगों को केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो मैंने पहले ही कहा कि आप लोगों को उसका बेस पढ़ना पड़ेगा। तो इस चैप्टर के अंदर पूरा केमिस्ट्री का बेस दिया गया है, पूरा जो है एकदम पाया स्वरूप इसको जो है वो छोटी से छोटी जानकारी जो है इसमें दी गई है। सेकेंड चैप्टर है परमाणु की संरचना। देखो जिसको पहला चैप्टर आएगा उसको सेकेंड चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसी तरह से ही ये जो चैप्टर्स दिए गए हैं वो क्रमानुसार बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको जो है वो रखा गया है कि भाई अगर किसी को 4 चैप्टर पढ़ना हो तो स्वाभाविक है उसको पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी डायरेक्ट चैप्टर हम लोग पढ़ नहीं सकते। हाँ 12th की बात अलग है कि अगर हम लोग 11th पढ़ लेते हैं और हमारा बेस क्लियर है तो 12th का कोई भी चैप्टर आप लोग पहले पढ़ सकते हो, लेकिन 11th में तो हम लोगों को जो है जो क्रम दिया गया है वो क्रमानुसार ही हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा चैप्टर है परमाणु की संरचना, ठीक है ना। परमाणु और उसकी संरचना, देखो परमाणु दिखता ही नहीं है और जो चीज़ दिखती नहीं है उसकी संरचना हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। हम लोगों को पता होता है कि भाई ताला, तो ताले का स्वरूप कैसा है, ठीक है ना। किताब, तो किताब का स्वरूप कैसा है। हम लोग किताब बोले और हमारे माइंड में ताले का स्वरूप आए, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग मुंह से जो है ताला बोलते हैं और हमारे दिमाग में किताब का चित्र आए, ऐसा नहीं होता। हम लोग सोचे कि भाई माता, तो हमारे दिमाग में जो है वो माता का ही चेहरा आता है। पिता, तो पिता का ही चेहरा हमारे दिमाग में आता है। लेकिन परमाणु तो आप लोगों ने देखा ही नहीं है, तो उसकी संरचना कैसे बना सकते हो। तो इसका पूरा एक इतिहास जो है हम लोगों को चैप्टर 2 में दिया गया है और उसको पढ़ते हुए कुछ नियम पढ़ेंगे, कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे, कुछ सूत्र प्रस्तावित करेंगे। उन सूत्र का उपयोग करके हम लोग उदाहरण भी समझेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करनी है। अगर हम लोग किसी को पर्वत पे चढ़ना है तो हम लोग ऐसे ही एक कूदी लगाकर जो है वो पर्वत पर नहीं चढ़ सकते हैं। हम लोगों को हमारे जो है वो छोटे छोटे कदम उठाकर जो है ऊपर की चोटी तक जो है हम लोगों को पहुँचना है। इसलिए थोड़े थोड़े लेक्चर लिए जाएंगे, थोड़े थोड़े जो है वो आप लोगों को समझाया जाएगा, तो ये चैप्टर जो है वो पूर्ण होगा। तीसरा चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। देखो ये जो चैप्टर नंबर 3 है वो पूरा आधुनिक आवर्त कोष्ठक से रिलेटेड है कि पूरा आधुनिक आवर्त कोष्ठक कैसे तैयार हुआ, उसका एक इतिहास है छोटा सा। फिर तत्व उसमें कैसे समझाए गए, कैसे लगाए गए, तत्वों को कैसे जो है उनको क्रमानुसार फिक्स किया गया, कौन से नियम हैं, कौन से सिद्धांत हम लोगों को इस्तेमाल करने हैं। और पूरा आधुनिक आवर्त कोष्ठक जो है
वो कैसे तैयार होता है वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। चैप्टर नंबर 4, रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। ठीक है ना, जब आप लोग परमाणु समझ लेते हो तो परमाणु जब जुड़ते हैं तो अणु समझ लेते हो, फिर अणु और अणु जब बना हुआ है परमाणुओं से जुड़कर, वो परमाणुओं के बीच में कैसे आबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो कैसे आबंधन बनाते हैं, और इस तरह से जब बंध एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए चले जाते हैं तो परमाणु पूरा जब तैयार हो जाता है, तब परमाणु जब एक दूसरे के साथ जुड़कर जब पूरा अणु तैयार हो जाता है तो एक आणविक संरचना हम लोगों को कैसे मिलती है, तो उसके कुछ नियम और उसके कुछ सिद्धांत हम लोगों को समझने होते हैं। अगर ये 4 चैप्टर अगर आप लोगों ने एकदम दिल से अगर इसको आप लोगों ने पढ़ लिया तो फिर आप लोगों को आगे आने वाले चैप्टर जो है वो बहुत ही इजी लगने वाले हैं। ठीक है, अब पूरा अनुक्रमणिका तो मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं समझाऊंगा। जैसे जैसे चैप्टर आप लोगों का आगे बढ़ेंगे, 5वां, 6वां, 7वां चैप्टरों का नाम क्या है, उसके अंदर क्या क्या हम लोगों को सीखना है, वो मैं आप लोगों को पूरा ही जो है वो समझाऊंगा। चलो, आज हमारा जो है वो पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी चीज़ों को समझाने का प्रयत्न किया कि आप लोगों को मैंने एक अभी 15-16 मिनट के इस लेक्चर में आप लोगों को मैंने एक केमिस्ट्री से बंधन बांधने की कोशिश की है। ठीक है ना, आपके बीच, मेरे बीच और हमारे केमिस्ट्री के बीच एक बंधन बंधना चाहिए, वो मैंने आप लोगों को पहले समझाने की कोशिश की और बंधन को बांधने की कोशिश की है। फिर भी हम लोग जब ये चैप्टर 1 चालू कर रहे हैं तो चैप्टर 1 के अंदर केमिस्ट्री के रिलेटेड बहुत सारा इतिहास है और वो इतिहास जो है प्रस्तावना के रूप में और रसायन विज्ञान के विकास उस टॉपिक के रूप में वहाँ पर उपस्थित है। तो आप लोग उसको जब एक बार पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही बड़ा विशाल जो है वो एक विषय है। केमिस्ट्री और रसायन विज्ञान के बारे में जो है मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा, लेकिन इस वीडियो में अभी जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वीडियो जो है वो ऑलरेडी जो है वो 17 मिनट का हो चुका है। तो अब मैं काम करता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक जो है वो आप लोगों को चला रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि सर आपने केमिस्ट्री के बारे में इतना सब तो पढ़ाया जो है बताया, लेकिन आप लोगों ने आपने जो है कुछ पढ़ाया नहीं। तो अब जो है मैं जो है एक छोटा सा टॉपिक जो है वो आप लोगों को इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में जो है वो पढ़ाऊँगा। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा चैप्टर 1 है हमारा रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो हम लोगों को ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो केमिस्ट्री में पढ़नी है। मैं एक आप लोगों को छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, 1.3.7 में है ये टॉपिक और टॉपिक का नाम है ताप। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों को पहले से पढ़ाऊँगा। देखो, तापमान जो है किसी भी सतह कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, या कोई भी द्रव्य के अंदर वो द्रव्य कितना गर्म है और कितना ठंडा है, उसको जांचने के लिए, उसको मापने के लिए तापमान हम लोग चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो तापमान एक पैमाना है। ठीक है ना, उसके और 3 सामान्य पैमाने हैं जिसको हम लोग तापमान से बताते हैं। ठीक है ना, तो सामान्य रूप से 3 पैमाने हैं। एक तो डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेल्सियस है, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहीट और तीसरा है केल्विन। ठीक है ना, तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहीट और केल्विन, इन तीनों के बारे में जो है हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। वैसे तो हम लोग इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर आए हैं, जितना आप लोगों का लेवल था वो लेवल आप लोगों ने वहाँ पर पढ़कर आए हो, लेकिन अब हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो, ये जो तापमान है वो तापमान हम लोग थर्मोमीटर से जांच सकते हैं। थर्मोमीटर में हम लोगों को ज़्यादातर जो है ये 2 चीज़ें नज़र आती हैं, और अगर आप लोग इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हो तो वहाँ पर केल्विन चीज़ नज़र आती है। तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट और केल्विन,
ये तीनों के तीनों जो हैं वो तापमान मापने के साथ संबंधित हैं। ये जो है हम लोग इसको जो है एक तरह का जो है वो मात्रक के तौर पर समझते हैं। मात्रक क्या होता है, वो मात्रक वाले जो टॉपिक है उसको उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई मेरा वज़न 65 है, तो 65 क्या है, कि भाई 65 ग्राम है, कि भाई 65 माइक्रोग्राम है, ठीक है ना, 65 मिलीग्राम है, फिर 65 किलोग्राम है। तो वहाँ पर अंदाज़ा जो है वो सही नहीं बैठता है कि भाई मेरा वज़न 65 है, तो ये तो गलत बात है। हम लोगों को पीछे मात्रक जोड़ना पड़ता है। मेरा वज़न 65 किलोग्राम है। फिर मैं कहूँ कि भाई मेरी लंबाई जो है 170 है, तो 170 क्या इंच है, 170 फुट है, तो 170 सेंटीमीटर है, तो उनमें से सही कौन सा? तो हम लोगों को बोलना पड़ता है भाई 170 सेंटीमीटर है, तो 170 सेंटीमीटर जो है वो मेरी हाइट है। तो वो जो अंत में हम लोग लिखते हैं ना किसी भी मूल्य के पीछे, वो उसका मात्रक बताता है और उससे जो है चीज़ें क्लियर होती हैं। तो जैसे अगर हम लोगों को तापमान लिखना है कि भाई आज मेरे शरीर का तापमान 36 है या 37 है, तो 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री फ़ारेनहीट है या 37 केल्विन है, ठीक है ना। तो वहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई 37 डिग्री सेल्सियस, तब वो वाक्य रचना वो पूर्ण होती है, ठीक है। अब ये जो तीनों जो है पैमाने हैं तापमान को समझने के लिए, ये तीनों एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं और हम लोग इन तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमारे पास सूत्र है, वो सूत्र हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। भाई तापमान के साथ एक और चीज़ है कि हम लोग क्वथनांक और हिमांक भी समझते हैं, ठीक है ना। किसी को चीज़ को उबालना तो क्वथनांक, किसी को जमा देना फ्रीज में रखकर तो वो होता है उसका हिमांक, ठीक है ना। अगर हम लोग पानी के लिए बात करें तो पानी के लिए क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मुझे इसको डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन में कन्वर्ट करना हो और इसको डिग्री सेल्सियस की जगह डिग्री फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना हो, या तो मुझे इसकी जगह जो है डिग्री फ़ारेनहीट या तो केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो हमारे पास सूत्र है, पहले हम लोग एक सूत्र समझेंगे, डिग्री फ़ारेनहीट इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये सूत्र है डिग्री फ़ारेनहीट और डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो सूत्र हो गया डिग्री फ़ारेनहीट इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो 9/5 गुणे डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो सूत्र हुआ 9/5 गुणे डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर हम लोग इसी तरह से डिग्री सेल्सियस का सूत्र बनाना चाहें तो क्या होगा, तो प्लस 32 जो है वो सामने जाएगा तो -32 हो जाएगा, सामने रहेगा डिग्री सेल्सियस, ये तो सामने चला गया, यहाँ पर 9/5 होगा। अब 5 सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो डिग्री फ़ारेनहीट -32 को कोष्ठक में करके ये पूरा जो है 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है और 9 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो सामने आएगा तो डिवाइड में जाएगा 9। और इस तरह से हम लोग सूत्र लिखेंगे डिग्री सेल्सियस का। तो डिग्री सेल्सियस का इसके बाजू में ही सूत्र लिखते हैं, तो डिग्री सेल्सियस हो गया डिग्री फ़ारेनहीट -32 5/9, ठीक है। तो ये एक सूत्र जो है वो आप लोगों को प्राप्त हो जाता है। चलो ये तो हो गया। अब आप लोग बोलोगे कि सर वो डिग्री फ़ारेनहीट और सेल्सियस का तो हो गया, तो केल्विन का कैसे है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो ये केल्विन का सूत्र है। तो केल्विन हम लोगों को कब मिलेगा, तो जब हमारे पास डिग्री सेल्सियस का मूल्य होगा तो हम लोगों को केल्विन मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के 3 सूत्र।
लेकिन हम लोगों को जो है वो कोई भी सूत्र हम लोगों को इसमें से ये मेन ये वाला और ये केल्विन वाला सूत्र याद करना है। ये हम लोग प्रस्तावित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस सूत्रों को हम लोग जो है उपयोग करते हैं और कुछ सवाल जो है वो हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। तो भाई पहला सवाल जो है वो कैसे है, चलो हम लोग जो है एक सवाल यहाँ पर हल करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ सवाल हैं हमारे पास, देखते हैं। पहला 25 डिग्री सेल्सियस हो तो डिग्री फ़ारेनहीट कितना होगा। तो हम लोगों को ज्ञात करना है डिग्री फ़ारेनहीट। तो डिग्री फ़ारेनहीट का सूत्र बताओ कौन सा था। तो डिग्री फ़ारेनहीट था सूत्र 9/5 गुणे डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, चलो डिग्री सेल्सियस कितना है 25, तो 9/5 गुणे 25/32, 5 गुणे 5 25, 9 पंचा 45 10 32, 5 और 2 7, 4 और 3 7। तो हम लोगों को डिग्री फ़ारेनहीट पे मिला 77। बोलो समझ में आया। चलो अब हम लोग एक दूसरा लेते हैं। चलिए 35 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहीट कितना। तो आप लोग जो है इसको ज्ञात करो। तीसरा जो है वो मैं